चैंपियन बनना एक बात है, पर चैंपियन बने रहना वो बिल्कुल अलग खेल है। मंच सज चुका है। अबू धाबी का एतिहाद एरीना, 16 दिसंबर, आईपीएल 2026 मिनी नीलामी। जब हथौड़ा गिरेगा तो डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ खिलाड़ी नहीं खरीदेगी, नहीं, वो अपनी विरासत की पहली ईंट रखेगी। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो आरसीबी के इसी मिशन का एक ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। सवाल यह है कि अपने किले को और मजबूत करने और एक राजवंश, एक डायनेस्टी बनाने के लिए आरसीबी की रणनीतिक चालें क्या होंगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। देखिए, एक ट्रॉफी जीतना एक शानदार उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जाहिर है। लेकिन असल डायनेस्टी तब शुरू होती है जब आप अपने ताज की सफलतापूर्वक रक्षा करते हैं। सही बात है। ये नीलामी आरसीबी के लिए सिर्फ कुछ खाली स्लॉट भरने का मौका नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक चेस मैच है। हर खिलाड़ी एक मोहरा है और हर बोली एक चाल। तो चलिए इस शतरंज की बिसात को समझते हैं। नीलामी से पहले आरसीबी की स्थिति क्या है? उनके हाथ में है 16 करोड़ 40 लाख रुपए का पर्स और उन्हें 8 स्लॉट भरने हैं, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। हाँ, 2 विदेशी खिलाड़ियों के लिए। उन्होंने विराट कोहली, कप्तान रजत पाटीदार, फिल सॉल्ट और जोश हेजलवुड जैसे अपने 17 चैंपियन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। हाँ। तो मतलब कोर टीम तो बहुत मजबूत दिख रही है। कोर वाकई मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहानी का जो असली मोड़ है वो रिटेन किए गए खिलाड़ियों में नहीं, बल्कि रिलीज किए गए खिलाड़ियों में है। एग्जैक्टली। लियम लिविंगस्टोन, लुंगी एनगीडी, ब्लेसिंग मुजरबानी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो स्किल्स हैं जो अब आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में नहीं है। और यहीं से हमें टीम की जरूरतों का पहला संकेत मिलता है। लिविंगस्टोन का जाना मुझे सबसे बड़ा झटका लगता है। वो सिर्फ एक बड़े हिटर नहीं थे। बिल्कुल। और यहीं पर विश्लेषण को एक कदम और गहरा ले जाना जरूरी है। लिविंगस्टोन के जाने का मतलब सिर्फ एक फिनिशर का जाना नहीं है। नहीं? इसका मतलब है आपके छठे गेंदबाजी विकल्प का खत्म होना, जिससे कप्तान पाटीदार के हाथ बंद जाते हैं, खासकर जब कोई मुख्य गेंदबाज महंगा साबित हो रहा हो। राइट। और साथ ही एक आक्रामक स्पिन गेंदबाज जो बीच के ओवरों में विकेट ले सकता था, वो भी चला गया। ये एक खिलाड़ी का जाना नहीं है, ये टीम के बैलेंस पर एक साथ 3 तरफ से हमला है। तो इसका मतलब है कि जहां एक तरफ बल्लेबाजी एक फौलादी दीवार की तरह दिखती है, वहीं हर कवच में कोई ना कोई दरार तो होती है। इस चैंपियन कवच की सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ नजर आती है? वो दरार गेंदबाजी में साफ दिखती है। देखिए, 2025 में आरसीबी की बल्लेबाजी एक बेमिसाल मशीन थी। बिल्कुल। विराट कोहली ने 650 से ज्यादा रन बनाए, लेकिन फिल सॉल्ट, उन्होंने सिर्फ 400 से ज्यादा रन ही नहीं बनाए, पावर प्ले में उनका स्ट्राइक रेट 185 का था। ओह वाह। जो आईपीएल 2025 में किसी भी सलामी बल्लेबाज से सबसे ज्यादा था। उन्होंने टीम को वो विस्फोटक शुरुआत दी जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। और नीचे टिम डेविड और जितेश शर्मा, उन्होंने तो जैसे मैच खत्म करने को एक कला बना लिया था। पर गेंदबाजी की कहानी एक ही हीरो के इर्द गिर्द घूमती है, जोश हेजलवुड। उन्होंने 22 विकेट लिए, जो शानदार है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोतों के अनुसार उन 22 विकेटों में से 15 विकेट 15 या तो पहले 6 ओवर के पावर प्ले में आए या फिर आखिरी 4 ओवरों के डेथ में। अच्छा। इसका मतलब है कि 7 से 15 ओवर के बीच, जिसे मैच का मिडिल फेस कहते हैं, आरसीबी विकेट लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। और यही वो कमजोरी है जिसे विपक्षी टीमों ने पहचाना होगा और अगली नीलामी में वो इसी पर वार करेंगे। और भुवनेश्वर कुमार का अनुभव भी है, लेकिन क्या वो इस दरार को भर सकते हैं? भुवनेश्वर नियंत्रण तोतेपिंग, वो इकोनॉमी रेट को काबू में रखते हैं, पर वो अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां आप उनसे हर मैच में 2-3 विकेट लेने की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है। वो एक छोर को बांध कर रख सकते हैं, लेकिन दूसरे छोर से विकेट कौन लेगा? यश दयाल और रसिकदार का प्रदर्शन मिला जुला रहा है, किसी दिन हीरो तो किसी दिन जीरो। असंगत। इसी असंगति के कारण हेजलवुड पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम आरसीबी के थिंक टैंक की तरह सोचें तो उनकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? मतलब एक नहीं, कई मोर्चों पर काम करना होगा। हाँ, उनकी प्राथमिकताएं बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 1, एक विश्व स्तरीय विदेशी तेज गेंदबाज जो हेजलवुड का बोझ हल्का कर सके। ठीक है। दूसरा, एक भरोसेमंद भारतीय तेज गेंदबाज जो भविष्य में भुवनेश्वर की जगह ले सके। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, स्पिन ऑलराउंडर। एक आक्रामक स्पिन ऑलराउंडर जो न सिर्फ मध्य ओवरों में विकेट ले, बल्कि लिविंगस्टन की तरह
निचले क्रम में आकर बड़े शॉट भी लगा सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आरसीबी के वॉर रूम में किन नामों पर चर्चा हो रही होगी? सबसे पहला नाम जो हर किसी की जुबान पर है, रफ्तार का सौदागर, साउथ अफ्रीका के एनरिच नॉर्किया। क्या ये आरसीबी के लिए एकदम फिट हैं? नॉर्किया का प्रोफाइल आरसीबी की जरूरतों पर बिल्कुल खरा उतरता है। हम यहाँ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, खतरनाक यॉर्कर और डेथ ओवरों में गेंदबाजी के अनुभव की बात कर रहे हैं। राइट। जरा उस संयोजन के बारे में सोचिए। एक छोर से हेजलवुड अपनी सटीक लाइन लेंथ से दबाव बना रहे हैं और दूसरे छोर से नॉर्किया अपनी तूफानी गति से बल्लेबाजों को डरा रहे हैं। ये तो घातक कॉम्बिनेशन होगा। नॉर्किया को खरीदना सिर्फ एक तेज गेंदबाज को जोड़ना नहीं है, ये अपने राजा यानी हेजलवुड को एक शक्तिशाली वजीर का साथ देना है। लेकिन उनकी इंजरी हिस्ट्री एक बड़ी चिंता है ना? आरसीबी पहले भी जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ियों के साथ ऐसा जोखिम उठा चुकी है और नतीजा अच्छा नहीं रहा। क्या नॉर्किया पर एक बड़ी रकम खर्च करना, जो उनके पर्स का बड़ा हिस्सा हो सकता है, एक समझदारी भरा कदम होगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यही हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मामला है। हाँ, नॉर्किया की फिटनेस एक चिंता का विषय रही है, लेकिन जब वो फिट होते हैं तो वो मैच विनर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आरसीबी को ये तय करना होगा कि क्या वो एक संभावित मैच विनर के लिए ये जोखिम उठाने को तैयार हैं, या फिर वो एक सेफर विकल्प की तलाश करेंगे जिसकी शायद उतनी हाई इम्पैक्ट क्षमता ना हो। मेरे ख्याल से चैंपियन बने रहने के लिए आपको ऐसी साहसी फैसले लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक भविष्य के निवेश की बात करते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज सिमरजीत सिंह। कई विशेषज्ञ उन्हें भुवनेश्वर कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। को अगले 3-4 सालों में मिलता है। अच्छा। उनके पास गति है, वो गेंद को दोनों तरफ स्विंग करा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, वो एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो आपको प्लेइंग 11 में संतुलन बनाने की आजादी देता है। सही है। वो इस सीजन में भुवनेश्वर का वर्कलोड साझा कर सकते हैं और धीरे धीरे टीम के मुख्य गेंदबाज की भूमिका में ढल सकते हैं। डायनेस्टीज बनाने के लिए आपको सिर्फ स्टार खिलाड़ी नहीं, बल्कि ऐसे भविष्य के स्तंभ भी खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक विदेशी स्टार और एक भारतीय युवा प्रतिभा की बात हो गई, लेकिन अब उस नाम पर आते हैं जिसे सुनकर आरसीबी फैंस के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। एक रियूनियन की बात हो रही है, वनिंदु हसरंगा। वापसी की कहानी सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन क्या टीम आगे नहीं बढ़ चुकी है? क्या उसी खिलाड़ी के पीछे जाना जिसे उन्होंने पहले छोड़ा था एक कदम पीछे हटने जैसा नहीं है? ये एक दिलचस्प नजरिया है, लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। आरसीबी ने हसरंगा को तब रिलीज किया था जब उनकी टीम का संतुलन अलग था। ओके। आज लिविंगस्टोन के जाने के बाद टीम को जिस स्किल सेट की सबसे ज्यादा जरूरत है, हसरंगा उस बॉक्स में पूरी तरह से टिक करते हैं। वो तो हैं। वो एक कलाई के स्पिनर हैं जो मध्य ओवरों में विकेट लेने की गारंटी देते हैं और वो निचले क्रम में आकर किसी भी गेंदबाज पर बड़े छक्के लगा सकते हैं। वो एक खिलाड़ी में 2 समस्याओं का समाधान है। सही है। कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका उस ताकत को वापस लाना होता है जिसे आपने अतीत में खो दिया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है पैसा। हसरंगा नीलामी में सस्ते नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। आरसीबी का पर्स पहले से ही 16.46 करोड़ का है। अगर हसरंगा के लिए बोली 8-9 करोड़ तक चली गई तो बाकी स्लॉट्स भरने के लिए उनके पास बहुत कम पैसे बचेंगे। और यही नीलामी की खूबसूरती और क्रूरता है। आरसीबी को एक सीमा तय करनी होगी, एक कट ऑफ प्राइस। बिल्कुल। क्या वो अपने बजट का 50-60% हिस्सा एक खिलाड़ी पर लगाने को तैयार है, या वो उसी पैसे में 2 अच्छे खिलाड़ी खरीदने की कोशिश करेंगे? ये फैसला ही उनकी नीलामी की सफलता या विफलता तय करेगा। हसरंगा एक परफेक्ट फिट है, लेकिन क्या वो किसी भी कीमत पर परफेक्ट है? शायद नहीं। इन बड़े नामों के अलावा क्या कोई ऐसा छिपा हुआ हीरा है जिस पर आरसीबी की नजर हो सकती है? मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो कम बजट में आकर बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है। बिल्कुल, और ऐसी ही खरीदारियां अक्सर टीमों को चैंपियन बनाती हैं। एक नाम जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है वो है केरल के फिनिशर सलमान निज़ार का। सलमान निज़ार। हाँ, शायद बहुतों ने ये नाम ना सुना हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बड़े छक्के मारने की अपनी क्षमता से सबका ध्यान खींचा है। वो एक कम बजट वाले भारतीय विकल्प हो सकते हैं। तो ये एक स्मार्ट पिक हो सकती है। बहुत स्मार्ट। सोचिए, टीम में टिम डेविड और जितेश शर्मा पहले से ही है, लेकिन एक भारतीय फिनिशर के आने से टीम का संयोजन और भी लचीला हो जाता है। बिल्कुल। आप किसी विदेशी खिलाड़ी को आराम देकर भी निचले क्रम की मारक क्षमता बनाए रख सकते हैं। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही रणनीतिक खरीदारी हो सकती है। और अब आते हैं एक वाइल्ड कार्ड एंट्री पर, पृथ्वी शॉ।
ये तो क्लासिक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला केस है ना। पृथ्वी शॉ एक ऐसे रॉकेट की तरह है जो या तो चांद पर जाएगा या लॉन्च पैड पर ही फट जाएगा। सही कहा। जब वो फॉर्म में होते हैं तो वो अकेले ही पहले 6 ओवरों में मैच को विपक्ष से दूर ले जा सकते हैं। उनकी आक्रामकता बेमिसाल है, पर उनकी निरंतरता और स्वभाव हमेशा एक मुद्दा रहा है। आरसीबी उन्हें तभी खरीदेगी जब वो नीलामी में बहुत ही कम कीमत पर एक बार्गेन डील के रूप में उपलब्ध हो। तो वो प्राथमिकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो टीम की प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक लग्जरी विकल्प हो सकते हैं अगर बाकी सब कुछ योजना के अनुसार हो जाए और पर्स में कुछ पैसे बच जाए। तो इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के बाद अगर हमें आरसीबी की रणनीति का सार निकालना हो तो वो कौन सी 3 गैर समझौता वाली प्राथमिकताएं हैं, कौन से वो 3 रोल हैं जिनके बिना उन्हें नीलामी से वापस नहीं लौटना चाहिए? मेरे विश्लेषण के अनुसार आरसीबी की मस्ट हैव लिस्ट में 3 चीजें होनी चाहिए जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ठीक है। नंबर 1, एक विश्व स्तरीय विदेशी तेज गेंदबाज, एनरिच नॉर्किया जैसा कोई जो सिर्फ हेजरवुड का बैकअप न हो बल्कि उनके साथ मिलकर लीग की सबसे घातक तेज गेंदबाजी जोड़ी बना सके। नंबर 2, एक ठोस भविष्य का भारतीय तेज गेंदबाज, सिमरजीत सिंह जैसा कोई जो अगले कुछ सालों में टीम की तेज गेंदबाजी की धुरी बन सके और भुवनेश्वर कुमार के अनुभव को आगे ले जा सके। और तीसरा? और नंबर 3, एक आक्रामक स्पिन ऑलराउंडर, हसरंगा या उनके जैसा कोई और जो मध्य ओवरों की विकेट की समस्या को हल कर सके और बल्ले से वो गहराई दे सके जो लिविंगस्टन के जाने से खो गई है। तो ये साफ है, ये नीलामी आरसीबी के लिए सिर्फ कुछ खाली जगहों को भरने का मौका नहीं है, बल्कि अपने खिताब की रक्षा करने की नींव रखने का एक सुनहरा अवसर है। चैंपियन बनना मुश्किल था, पर चैंपियन बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, इतिहास गवाह है कि कई टीमें एक सीजन में शिखर पर पहुंची हैं, लेकिन महान टीमें वो होती हैं जो वहां बनी रहती हैं। क्या कुछ रणनीतिक खरीदारियां, कुछ साहसी फैसले एक टीम को सिर्फ 1 सीजन वंडर से एक स्थायी राजवंश में बदल सकते हैं? आरसीबी के अगले कदम इसी सवाल का जवाब देंगे और पूरी दुनिया देख रही होगी।